सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्स के लेक्चर 4 में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है, कैसे होंगी, इनको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन a number of forces acting on a body produces no change in its state of rest or of motion, यानी कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो वो फोर्सेस की वजह से उस बॉडी के रेस्ट या मोशन की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस बॉडी की कंडीशन चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तब हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। देन इट मीन्स टू से कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, उस पर कितने भी फोर्सेस अप्लाई हो तो उनका जो नेट फोर्स एक्ट करेगा दैट इज बिकम जीरो। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज बिकम जीरो। देन इट मीन्स टू से कोई भी बॉडी चाहे वो मोशन कर रही हो चाहे वो रेस्ट कर रही हो, उस पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं बट उनका नेट फोर्स जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। देखिएगा, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इस बॉडी का मोशन पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये बॉडी अपनी जगह पर बनी हुई है। देन इट मींस मैं मान लेता हूं कि ये बॉडी रेस्ट में है, हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ये बॉडी एज इट इज अपनी पोजीशन पर बनी हुई है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, वो बिकम जीरो हो रहा है और इस वजह से ये बॉडी के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये रेस्ट की कंडीशन है। सेम एज इसी तरीके से कोई बॉडी अगर मोशन कर रही होती है और उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं तो उस बॉडी पर कोई भी चेंज ना आए, देन इट कंडीशन में हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम? दो टाइप के होते हैं। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे कि दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पर होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन कर रही होती है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? द स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर टू द फिजिकल स्टेट इन विच अ सिस्टम्स कंपोनेंट आर एट रेस्ट एंड द नेट फोर्स इज जीरो थ्रू द सिस्टम, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक ऐसा फिजिकल स्टेट होगा जिसमें बॉडी पर अप्लाई होने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा और वो बॉडी रेस्ट में होगी, तब हम उसे बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ एक टेबल है, इस टेबल पर एक बुक है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल पर एक बुक है यहाँ पे। तो इस बुक का एक पर्टिकुलर वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बुक का एक वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अगर इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, वेट यानी कि एक तरीके से फोर्स, इस बुक का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो इस बुक को नीचे मूव करना चाहिए, बट ये बुक नीचे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक को अपोज करने, इस बुक के वेट को अपोज करने के लिए एक और फोर्स आ रहा है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये होता है नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स इसके वेट के फोर्स को क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है। और ये बॉडी यानी कि ये बुक एज इट इज रेस्ट में बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि ये बुक इस टेबल पर एज ए रेस्ट की कंडीशन में है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पर जो बुक का वेट है mg, इसके वेट को नॉर्मल जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स, नॉर्मल फोर्स इसके वेट के फोर्स को कैंसिल कर रहा है, तो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में बनी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक चीज और आती है। क्या कह रहा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस व्हेन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड and the object is not in motion in relation to the relative planes, यानी कि
अगर मैं बात कर रहा हूं इस बुक की, इस टेबल पर रखी हुई है, ये बुक का वेट mg है और ये एक नॉर्मल फोर्स भी, हमारा टेबल इस बुक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से इसका वेट कैंसिल हो रहा है, देखिएगा इसका जो W होगा ये इसके नॉर्मल फोर्स के इक्विवेलेंट होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल करेंगे, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड अमाउंट इक्वल होगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जिसकी वजह से ये जो बुक है, बुक एज इट इज रेस्ट में बनी रहेगी, इनमें कोई भी मोशन चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद जो दूसरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। कह रहा है व्हेन अ बॉडी रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि यहां पर बॉडी मोशन कर रही होती है। अब वो मोशन ट्रांसलेशनल हो सकता है या रोटेशनल हो सकता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई बॉडी मोशन में है, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन कर रही हो, कोई बॉडी मोशन में है और उस बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस, सेवरल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, बट उन अप्लाइड फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो नेट फोर्स आ रहा है, दैट इज बिकम जीरो और बॉडी मूव भी कर रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ये प्लेन है, प्लेन जब उड़ता है तो इस पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, लेकिन फिर भी प्लेन मोशन में रहता है, तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या होता है कि इस प्लेन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि इस प्लेन का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, जो कि नीचे आना चाहता है, लेकिन इसके नीचे की जो एयर होगी, इसके प्लेन के नीचे की जो एयर होगी, वो अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगी, जो इस बॉडी को, यानी कि इस प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहता है। यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। यहां पर अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड होगा कॉज ऑफ एयर, यहां पर एयर की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है, जो इस प्लेन को हमेशा ऊपर की कंडीशन में बनाए रहना चाहता है और इस प्लेन का वेट जो कि नीचे आना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। आगे से थ्रस्ट और पीछे से ड्रैग का भी सिस्टम होता है, जिससे ये प्लेन हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहता है, यानी कि ये प्लेन मोशन करते हुए भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। यानी कि कोई बॉडी जब मोशन कर रही होती है और वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करती है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। देन इट मींस टू से रेस्ट की कंडीशन में कोई बॉडी है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मोशन की कंडीशन में कोई बॉडी है, फिर उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं और वो फोर्सेस का नेट फोर्स जो आएगा जीरो आएगा, तो हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर एक पर्सन है, एक छोटा सा चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, अपने हाथ में एक रोप लेके यहां पर स्टोन उसने टाइट की हुई है और स्टोन को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। फिर भी ये स्टोन कहीं इधर उधर नहीं जा रही है, ये स्टोन कॉन्टिन्यूअस इस सर्कुलर पाथ पे, इस फिक्स ऑर्बिट पे घूम रही है। ये इस स्टोन का एक सर्कुलर पाथ है, इस ऑर्बिट पे कंटिन्यू ये स्टोन घूम रही है। अब ये स्टोन इस फिक्स पाथ पे घूमती जा रही है, न आगे जा रही है न पीछे जा रही है, यानी कि ये इसको छोड़ के इस सर्कुलर पाथ को लीव करके कहीं और नहीं जा रही है और फिक्स है। इसका मतलब इस स्टोन को इस सर्कुलर पाथ पे फिक्स करने वाला एक फोर्स है। वो फोर्स कौन सा है, जो कि इस रोप में लग रहा है, टेंशन फोर्स। और वो टेंशन फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, उस टेंशन फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि इस रोप में जनरेट हो रहा है। यानी कि इस रोप का जो टेंशन फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इस स्टोन को हमेशा इसके टुवार्ड्स, यानी कि सेंटर के टुवार्ड्स हमेशा फिक्स किया रहेगा। और इसका एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि चाहता है कि ये हमेशा टेंजेंशियल मोशन करे, यानी कि टेंजेंशियल पाथ पर ये बॉडी मोशन करे। और उसकी वजह से, यानी कि एक फोर्स टेंजेंशियल मोशन के लिए, दूसरा फोर्स जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन फोर्स के नाम से जानेंगे, उन दोनों फोर्सेस के अप्लाइड होने के बाद भी ये स्टोन कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। यानी कि यहां पर भी हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पर अप्लाइड हो रहे हैं, लेकिन उनका नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। बॉडी क्या कर रही है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। यहां पर जो टोटल फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा जीरो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन की। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है
कोई बॉडी इक्विलिब्रियम को शो कर रही है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं बॉडी पर, जितने भी फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं उनका सम, ठीक है, उनके रिजल्टेंट का सम जो भी आएगा वो हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी कि सभी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और वो बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में रहेगी। तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। वो रेस्ट की कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम को शो कर सकती है और मोशन में भी इक्विलिब्रियम को शो कर सकती है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स हो, जिसे हम लीनियर फोर्स कह सकते हैं, फोर्स हो या टॉर्क जो कि सर्कुलर फोर्स अप्लाइड होता है, सर्कुलर मोशन के कॉज की वजह से अप्लाई होता है, ठीक है। तो फोर्स जो कि बॉडी को लीनियर मोशन के लिए कॉज होगा, टॉर्क जो कि रोटेशनल मोशन के लिए कॉज होगा, यहां पर दोनों फोर्स का एक्सटर्नल सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि बॉडी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए दो कंडीशंस हमें फॉलो करनी होंगी। पहला, बॉडी पर जितना भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसका सम यानी कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। दूसरा, अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इज दैट क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि बॉडी के रेस्ट की कंडीशन को शो करता है। सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी मोशन कर रही होती है फिर भी उस पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होने के बाद भी सबका रिजल्टेंट जीरो आता है तो बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम कर रही होती है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, सम और रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और सम और रिजल्टेंट of all external torque from the external forces acting on the object must be zero। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट के प्रिंसिपल को थोड़ा समझते हैं। कहता है if the algebraic sum of the movement of all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, then body is in equilibrium। then it means to say जब भी किसी बॉडी पर, कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करना चाह रही है, उस बॉडी पर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो उसके रिजल्टेंट यानी कि फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट। देन इट मींस टू से अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए ये एक रॉड है, यहां पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन यानी कि सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ये F1 है, ये F2 है। अगर इस पॉइंट के अबाउट, ये इसका फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगी, यानी कि पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो पॉइंट बी के अबाउट भी सेम होगा, तो ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। एक तरीके से ये बॉडी का मोशन कहीं भी नहीं होगा। तो सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको हम लोग कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इस लॉ के वेरिफिकेशन की बात कर लेता हूं कि इस लॉ को वेरीफाई कैसे करते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो हम इसके वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें केवल ये ध्यान देना है कि हमारे पास एक इस तरीके का फिगर होना चाहिए। फिगर में क्या दिखेगा, फिगर में एक स्ट्रिंग है, यहां पर ये एक स्ट्रिंग है
ठीक है। अब इस स्ट्रिंग से एक रूलर कनेक्टेड है, ये हमारा रूलर है, ठीक है, इस रूलर कनेक्टेड है। अब इस रूलर के दो अलग अलग पॉइंट पर, यानी कि यहां पॉइंट ए पर एक वेट लग रहा है W1, ठीक है, एक वेट है W1 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। दूसरा है पॉइंट बी जो कि इसके सेंटर पॉइंट से लेस डिस्टेंस पर है कंपैरिजन टू द L1। यहां पर एक वेट है W2 और B की जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट O से दैट इज L2, दैट इज L2, और यहां पे जो डिस्टेंस है दैट इज L1। तो ये L1 डिस्टेंस पर है, ये L2 डिस्टेंस पर है, इसका वेट W1 है और इसका वेट W2 है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ठीक है। अब हमें यहां पर वेरीफाई करना है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक चीज पता है कि द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमें यही शो करना रहता है। आइए हम इसको थोड़ा सा शो करते हैं, कैसे शो करेंगे देखिएगा। पहले हम पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, मूवमेंट को पॉइंट बी के अबाउट। अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स को निकालता हूं तो मैं क्या कहूंगा, W जो कि एज ए फोर्स की तरीके से एक्ट कर रहा है, W2 इंटू L2, ठीक है। तो मैं पॉइंट बी के अबाउट निकालता हूं, अबाउट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के अबाउट निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, W2 इंटू L2, ठीक है। अगर मैं अबाउट पॉइंट ए निकालता हूं, अबाउट पॉइंट ए निकालता हूं तो मैं लिखूंगा W1 इंटू L1। और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, यानी कि ये जो रूलर है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, ये रूलर थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं हुआ है, एज इट इज ये रूलर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर बना हुआ है, देन इट मींस टू से हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड द क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो W2 L2 इज इक्वल टू W1 L1, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन बच्चा, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिए ये हमारा वेरिफिकेशन होता है, द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट। बस हमें इतना ही वेरीफाई करना होता है। इसके लिए हमें ये फिगर हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें दिमाग में रहने चाहिए। जैसे इसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये शो करना है हमें, और हम यहां पे लाके इसको शो करते हैं और कह सकते हैं द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट anti-clockwise movement is equal to clockwise movement, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस चैप्टर के लिए, तो इस चैप्टर का एक पोर्शन तो यहां खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। किसकी बात करेंगे, कुछ डिफरेंट फिगर होंगे, उन फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लाई करती है, कुछ फिगर के अंदर लाई करेगी, कुछ फिगर के बाहर लाई करेगी, तो हम लोग उसको समझेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की बातें हम लोग कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होती है, जब भी किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं और वो बॉडी एज इट इज अपनी स्टेट को में रहती है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, वो मोशन कर रही है तो बॉडी मोशन कर रही होती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है मल्टीपल या सेवरल फोर्सेस एक्ट होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जितने भी सेवरल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट या नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि बॉडी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने के लिए बॉडी के एक्सटर्नल नेट फोर्सेस का 0 होना कंपलसरी है, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्या होता है, स्टैटिक, एंड द सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है और रेस्ट की कंडीशन में उस पर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होते हैं,
जैसे कि इस बुक का फोर्स W डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा था और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, यानी कि मल्टीपल फोर्सेस वर्क होने के बाद भी बॉडी एज इट इज अपनी पोजीशन यानी कि रेस्ट की पोजीशन में बनी रहती है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मोशन को नहीं शो करती। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी का मोशन हो रहा होता है, उस पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करते हैं, लेकिन उन फोर्सेस का जो नेट फोर्स आता है दैट इज बिकम जीरो। इसका एग्जांपल अगर आप एरोप्लेन को देखेंगे तो एरोप्लेन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ वर्क करता है, लेकिन इसके ऊपर एयर का एक अपथ्रस्ट फोर्स वर्क करता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जब अपथ्रस्ट वर्क करेगा तो वो इस प्लेन को ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ये प्लेन एज इट इज हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होती है, ना वो ऊपर जाती है ना वो नीचे आती है। इसी तरीके से इसको आगे और पीछे करने के लिए थ्रस्ट और ड्रैगिंग सिस्टम का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक सर्कुलर पाथ पर जो भी चीजें रोटेट कर रही होती हैं वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही होती हैं। अब ये स्टोन इस रोप से टाइड होता है, तो इस स्टोन पर एक फोर्स लगता है जो कि इसको टेंजेंशियल पाथ पर मूव कराना चाहता है, लेकिन फिर भी स्टोन अपने फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। इसका मतलब इस स्टोन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि इस रोप के थ्रू इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है और ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रही होती है एज इट इज, यानी कि इसका एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी कि मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होने के बाद भी ये बॉडी मोशन कर रही है एज इट इज, तो इसका मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। देन इट मींस टू से हमारे जो अर्थ है वो भी सन के अबाउट रोटेट कर रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो कर रही होती है, यानी कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के कंडीशन की, तो सम और रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सेकंड, द सम और रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेज बॉडी फोर्सेज एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि बॉडी पर एक्ट होने वाले जितने भी फोर्स हैं और वो बॉडी एज इट इज अपनी कंडीशन में बनी हुई है, तो उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको हमें सॉल्व भी करने होते हैं, तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें इसे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम एक रूलर लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है, उसके दो अलग अलग लेंथ की डिस्टेंस पर दो अलग अलग वेट करते हैं, और अगर रूलर एज इट इज अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है, यानी कि बॉडी का अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोथ आर इक्वल्स, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इज दैट क्लियर? बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। ओके, बाय बाय।